मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने की रिपोर्ट प्रेक्षक करहल ने निर्वाचन आयोग को भेजी है। यहां से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद ही प्रेक्षक ने आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी है। बघेल के 64 बूथों पर कैप्चरिंग की शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि बूथों पर गड़बड़ी की जानकारी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी दी गई थी। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की शिकायत किए गए जांच में प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर के बूथ संख्या 266 पर मतदान में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इसी के आधार पर चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराने की रिपोर्ट भेजी गई है। अब आयोग के निर्देश के अनुसार ही इस पर अंतिम निर्णय होगा। आपको ये बताते चले कि यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। यूपी में चौथे चरण के मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए अर्धसैनिक बल के साथ पीएचसी व पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। वहीं इन जिलों की सीमा सील कर दी गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मतदान के लिए 87 कंपनी अर्धसैनिक बल के साथ 15,000 पुलिसकर्मियों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगाया गया है। चौथे चरण के मतदान के लिए 800 कंपनी केंद्रीय पुलिस को भी सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा। साथ ही इंटरनेट मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए संबंधित जिलों की सोशल मीडिया सेल को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। पिछले चुनावों के दौरान हुई घटनाओं के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के खास निर्देश दिए गए हैं। यूपी में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है, जिसके चलते सोमवार शाम यहां चुनाव प्रचार थम गया। अब नेताओं ने 5वें चरण वाले क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में रैली करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री दोपहर में बहराइच के पयागपुर में शिवदहा मोड़ स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली को पीएम के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आज तूफानी दौरे भी करेंगे। सीएम योगी गोंडा, बहराइच, अयोध्या, पीलीभीत और बाराबंकी में रैली करेंगे। रैली की शुरुआत अयोध्या के मिल्कीपुर में होगी। पंजाब चुनाव से पहले फरलो पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। सरकार ने सुरक्षा का आधार CID की रिपोर्ट को बनाया है। सरकार ने कहा कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। बताते चलें कि राम रहीम पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो पर बाहर है। चुनाव से ठीक पहले मिली फरलो पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और हरियाणा सरकार को घेरा था। हालांकि हरियाणा सीएम खट्टर ने कहा था कि राम रहीम के फरलो का पंजाब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के दौरे से वहां की सियासत गरमाने लगी है। राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सक्रिय हो गए हैं। वे आज बद्दी, नालागढ़ और बुधवार को बसाल में जनसभाएं करेंगे। शिमला के मूल निवासी आनंद शर्मा कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेताओं में शुमार है। शर्मा 24 को शिमला के कलेस्टर में सामुदायिक केंद्र और मसोबरा वृद्ध आश्रम का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद आनंद शर्मा ने मंडी लोकसभा उपचुनाव के द्रंग में जनसभा की थी। उसके बाद उनका यह दौरा विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। आनंद के इस दौरे से जहां उनके समर्थक नेताओं में उत्साह है, तो वहीं विरोधी नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद से तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार शिवमोगा में आज सुबह कुछ लोगों ने 2 ऑटो और 1 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस मामले की जांच चल रही है। शिवमोगा जिला के प्रभारी मंत्री KC नारायण गौड़ा ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। मिल रही जानकारी के अनुसार बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में आज 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस आमने सामने है। इस बीच मारे गए बजरंग दल कार्यकर्ता के परिवार ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में बताया कि हर्षा की हत्या करने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया था। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता छात्रा हाजरा सिफा के पिता के होटल पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें उसके भाई घायल हो गए। कथित तौर पर यह हमला 21 फरवरी की रात का बताया जा रहा है। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर हाजरा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाजरा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि संघ परिवार के गुंडों द्वारा क्रूर हमला किया गया और मैं जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। उसने यह भी पुष्टि की कि उसके भाई पर हमला किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हिजाब विवाद के चलते बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से मचे बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह का कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह ने कहा, हमारे लिए यह चुनावी मुद्दा नहीं है।
शिक्षण संस्था का अपना अनुशासन होता है। मेरी निजी राय है कि विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इसमें विवाद कैसा और क्यों है? गृह मंत्री शाह ने ये बातें एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कही। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त अमित शाह ने दावा किया कि 3 चरणों के मतदान ने जाति मजहब की राजनीति करने वाले परिवारवादियों को आईना दिखा दिया है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण गरीबों का जातियों में अलग स्वतंत्र अस्तित्व बना है, इसलिए वह किसी के कहने पर नहीं अपने मन से वोट करता है और वह भाजपा को वोट कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 बिंदुओं पर 75 शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोजन आज यानी मंगलवार से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ 12 विभाग व मंत्रालय एक मंच पर वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाएंगे। साथ ही 2047 के स्वर्णिम महोत्सव की रूपरेखा भी तय होगी। वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका तय करने के उद्देश्य से पूरे देश में यह गौरवशाली सप्ताह मनाया जाएगा। यह पहल देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है, जिससे रक्षा, अंतरिम स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन में देश भर के 75 शहरों में विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान आधारित व्याख्यान, विज्ञान फिल्मों की स्क्रीनिंग, रेडियो वार्ता प्रसारण, विज्ञान पुस्तक मेले, पोस्टर प्रस्तुति और विज्ञान साहित्यिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 75 पुरस्कार भी शामिल है। इसके लिए 75 स्थानों और संबंधित भागीदार संगठनों की पहचान की गई है, ताकि यह कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में भी संचालित किए जा सके। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेगा एक्सपो, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला और विज्ञान साहित्य उत्सव भी शुरू हुआ। भारतीय और ओमान वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 6ठा संस्करण शुरू हो गया है। जोधपुर एयरबेस से लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। इस कारण 25 फरवरी तक एयरपोर्ट से उड़ने वाली यात्री फ्लाइट का शेड्यूल बदल दिया गया है। कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है। आज से 3 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जोधपुर से सिर्फ 1-2 फ्लाइट ही उड़ान भर सकेंगी। ये फ्लाइट भी उस समय उड़ान भरेंगी जब फाइटर प्लेन ब्रेक के लिए जमीन पर उतरेंगे। संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए ओमान की वायुसेना 5 F-16 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान लेकर के आई है। युद्धाभ्यास के दौरान ओमान के पायलट भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई और भारत के पायलट F-16 से उड़ान भरेंगे। युद्धाभ्यास के लिए ओमान की वायुसेना के 130 सदस्यों का दल जोधपुर पहुंचा है। भारत और ओमान एयरफोर्स के बीच 3 साल में संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। इससे पहले अभ्यास ओमान में हुआ था। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव को नजरअंदाज करते हुए रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेस्टक को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को इसका ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस्क, डोनेस्टक और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में सेना की तैनाती भी शुरू कर दी है। पुतिन के इस कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग ने भारत ने रूस के कदम पर शांति और सुरक्षा भंग होने की संभावना के चलते चिंता जाहिर की। उधर अमेरिका ने कहा कि रूस का यह कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है, तो वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता है। बढ़ते तनाव के चलते भारत ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कवायद तेज कर दी है। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए आज सुबह यूक्रेन रवाना हुई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट इन्हें लेकर आज रात तक दिल्ली लौट आएगी। यूक्रेन और रूस के बीच खींचतान अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में यूक्रेन सरकार, नाटो फोर्सेस और अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रूसी राष्ट्रपति ने 2 टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चल रही है। पुतिन के इस बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम डरते नहीं हैं। बताते चले कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद लुहांस्क और डोनेस्टक रूस की सीमा से सटे हुए हैं। इन दोनों ही स्टेट में रूसी मूल की बड़ी आबादी निवास करती है। 2014 से ही यहाँ रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है और ये दोनों प्रांत खुद को स्वतंत्र गणतंत्र कहते हैं। हालांकि यूक्रेन इन्हें मान्यता नहीं देता है। यही कारण है कि पुतिन ने इन दोनों ही प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है।